मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक टेलीविजन पर आरोप लगाया है कि ये चैनल कुछ लोगों को हर महीने 400 से 500 रुपए का लालच देकर अपनी टीआरपी बढ़ा रहा था। नया रैकेट, ये रैकेट है फॉल्स टीआरपी का। इस घोटाले का खुलासा टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क से जुड़ी एक एजेंसी पर कार्रवाई से हुआ। मुंबई पुलिस के मुताबिक टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क ने मुंबई में हंसा नाम की एजेंसी को टीआरपी कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी दी थी। टीआरपी मापने के लिए मुंबई में करीब 2000 उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन हंसा के कुछ पूर्व कर्मचारी रिपब्लिक समेत 3 चैनल्स को देखने का सौदा करते थे। हंसा के पूर्व कर्मचारी विशाल भंडारी ने रिपब्लिक टीवी का नाम लिया। इस टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। कुछ लोगों को समन्स आज इशू कर दिए जाएंगे। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में 2 चैनलों फख्त मराठी के मालिक श्री शेट्टी और बॉक्स सिनेमा के मालिक नारायण शर्मा को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और जबकि बैंक लॉकर में 8.5 लाख रुपए मिले हैं। इतने बड़े आरोप पर रिपब्लिक टीवी की ओर से क्या कहा गया, 60 सेकंड में देखिए। जी न्यूज ने मुंबई पुलिस के इस खुलासे को लेकर रिपब्लिक टीवी का पक्ष भी जानने की कोशिश की, लेकिन मुंबई में रिपब्लिक टीवी के ऑफिस में जी न्यूज रिपोर्टर सोनल सिंह को कवरेज से रोका गया। रिपब्लिक टीवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह झूठ बोल रहे हैं। शिवसेना नेता प्रताप सर नाइक ने टीआरपी घोटाले की निंदा की है। उन्होंने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग की है। भारत पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है, कब होगा अर्नब गोस्वामी जेल के अंदर और कब पुलिस करेगी उससे छानबीन। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने इस खुलासे पर कहा कि ये टीआरपी में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। एक बड़ा रैकेट जो टीआरपी के नाम पे किया जा रहा था, जिससे विज्ञापन दाताओं के साथ भी ब्लैकमेलिंग की जाती थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा विश्वास है कि वो जल्दी ही इस रैकेट का, इस गिरोह का पर्दाफाश करेगी। और आपको इस वक्त ये भी बता दें कि बड़ी खबर है इस वक्त, मीडिया को टारगेट करना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ कांग्रेस और शिवसेना पर प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा है। मीडिया पर हमले को स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने कहा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मीडिया को टारगेट करना लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। कांग्रेस और शिवसेना पर प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा। हालांकि इससे पहले टीआरपी की रेस को लेकर, टीवी चैनल्स को लेकर भी वो सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले 2 महीने में जो कुछ भी हुआ, क्या इसे मीडिया कवरेज कहा जाएगा, क्या इसे पत्रकारिता कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाथरस केस में आरोपी संदीप सिंह की चिट्ठी में क्या है, देखिए रिपोर्ट में। हाथरस केस में जी न्यूज को आरोपी संदीप सिंह की एक चिट्ठी मिली है। ये चिट्ठी संदीप ने 7 अक्टूबर को हाथरस के एसपी को लिखी है। चिट्ठी में आरोपी संदीप ने लिखा है कि मैं पीड़िता को पहले से जानता था और फोन पर उससे बात भी होती थी। घटना के दिन भी मेरी पीड़िता से मुलाकात हुई, लेकिन मारपीट और रेप के आरोप झूठे हैं। संदीप का आरोप है कि पीड़ित लड़की को उसकी मां और भाई ने ही मारा है। वहीं जी न्यूज ने केस के एक और आरोपी रामू के भाई हरिओम से बात की। हरिओम ने भी शक जताया है कि पीड़िता को उसके ही परिवार के लोगों ने मारा है। चिट्ठी में इस बात को जिक्र किया गया कि उसने नहीं मारा है, उन चारों लोगों को फंसाया गया है। ये हमें भी लगता है कि ये परिवार की तरफ से ही मारा गया है, उसके भाई ने और उसकी मां ने। जी न्यूज को पीड़िता के भाई की भी एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी 14 सितंबर यानी घटना वाले दिन पुलिस को लिखी गई थी। इस चिट्ठी में पीड़िता के भाई ने कहीं भी रेप का जिक्र तक नहीं किया है। हाथरस केस में एसआईटी जांच और तेज हो गई है। एसआईटी टीम ने गांव वालों और केस से जुड़े 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। हाथरस केस के बहाने जातीय दंगों की साजिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। हाथरस केस के बहाने जातीय दंगों की साजिश की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हाथरस में जातीय दंगा भड़काने के लिए भीम आर्मी को भी पीएफआई की तरफ से फंडिंग की गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों की सतर्कता से ये साजिश फेल हो गई। सूत्रों के मुताबिक एक राजनीतिक दल से जुड़े पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खनन माफिया ने दंगा भड़काने के लिए फंडिंग की थी। हाथरस में दंगों की साजिश को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जाँच चल रही है। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर फिर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कहानियों को गढ़ना और महिलाओं के चरित्र को नीचा दिखाना और उसके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है। हाथरस में एक जघन्य अपराध हुआ जिसमें 20 साल की लड़की की मौत हो गई। उसका शरीर परिवार की मंजूरी के बिना ही जला दिया गया। वह न्याय के लायक है, बदनामी के लायक नहीं।
पश्चिम बंगाल में चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन सियासत में बीजेपी वर्सेस ममता की शुरुआत पहले से ही हो चुकी है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठी चलाई तो बीजेपी ने लगाया बड़ा आरोप। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज और वाटर कैनन का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आशंका जताई है कि जो वाटर कैनन बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने इस्तेमाल किया, उसमें केमिकल था। जो पानी फेंका गया पुलिस के द्वारा, उसमें केमिकल की भी आशंका है, क्योंकि काफी लोग उससे वॉमिट करने लगे। ये बात भी बताई गई है, तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोके जाने और लाठी बरसाए जाने के विरोध में पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बंगाल को और लोकतंत्र को बचाने की है। पुलिस खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, ये बहुत शर्म की बात है। यह बंगाल के भविष्य का सवाल है और इसलिए हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। बंगाल में बीजेपी नेता की मौत पर कल बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। इसी दौरान पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा। वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज उनके सरकारी निवास पर दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद यहां से उनका पार्थिव शरीर बिहार ले जाया जाएगा। केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्री रामविलास पासवान का कल दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में निधन हो गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक जताया है। साथ में काम करना, पासवान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक अविश्वसनीय अनुभव रहा। मंत्रिमंडलों की बैठकों के दौरान उनकी बातें व्यावहारिक होती थीं। राजनीतिक ज्ञान, राज्य कौशल से लेकर शासन के मुद्दों तक वो प्रतिभाशाली थे। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। 74 साल के रामविलास पासवान पिछले कुछ महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। 3 अक्टूबर को ही उनका दिल का ऑपरेशन भी हुआ था। और अब बिहार का सियासी अपडेट 60 सेकंड में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान किया है। पटना में कल इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। फ्रंट की ओर से उपेंद्र कुशवाहा को सीएम उम्मीदवार बनाया गया है। गठबंधन का नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट दिया गया है। इस गठबंधन में 6 दल शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कुशवाहा ने आरजेडी और जेडीयू दोनों पर सवाल उठाए। नीति आयोग बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें खुशी है कि हम बिहार के लोगों को विकल्प दे पाए हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आप मुझ पर इल्जाम लगाएंगे उतना मेरी मेहनत और जुस्तजू में इजाफा होगा, क्योंकि ये हमको फिक्र नहीं है इनकी बातों की, हमको फिक्र है कि बिहार की जनता को इंसाफ मिले। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को डॉक्टर से सलाह दी गई है। क्या है, जानिए 60 सेकंड। दुर्गा पूजा शुरू होने में 10 दिनों से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में बंगाल में दुर्गा पूजा और यहां जुटने वाली भीड़ को लेकर जानकार चिंता जाहिर कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सलाहकार समिति ने कहा है कि अगर पूजा पंडाल में भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये कोरोना की सुनामी लेकर आ सकता है। हालांकि डॉक्टरों ने यह भी माना है कि कोरोना काल में हो रही पूजा के लिए राज्य सरकार ने एहतियात वाले निर्देश दिए हैं, लेकिन खतरा बना रहेगा। डॉक्टरों के ग्रुप की चिट्ठी में ममता बनर्जी से कहा गया है कि केरल में ओणम के दौरान भीड़ जुटी और वहां भी कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ गए। यही हाल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर स्पेन में हुआ। वहां भी काफी ज्यादा भीड़ जुट गई और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल गया। ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में विशाल और खुले पूजा पंडालों को लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी जगह से श्रद्धालुओं के आने और जाने का रास्ता हो। श्रद्धालुओं के बिना मास्क के पंडाल में जाने पर रोक रहेगी। आयोजकों को हैंड सैनिटाइजर का भी इंतजाम करना होगा। और अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। एक जगह रेस पर सट्टा लगा तो दूसरी जगह हाथी ही नाराज हो गया। ये तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं। नेशनल हाईवे 91 पर 2 घोड़ागाड़ी के बीच रेस हुई तो देखने वालों की भीड़ लग गई। बहुत सारे लोग अपनी बाइक और कार पर सवार होकर घोड़ागाड़ी के साथ साथ चलने लगे। ये रेस हाईवे से सटे वीर खेकड़ा गांव के चंदेरू गांव तक चली, लेकिन रास्ते में एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया।
दोनों घोड़ा गाड़ियों की हार जीत पर लाखों रुपए की बाजी लगाई गई। झारखंड के गिरिडीह में एक हाथी को गुस्सा आ गया। देखते ही देखते हाथी सड़क पर आ धमका और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी ने एक बाइक को पूरी तरह से कुचल दिया। हालत ऐसी हो गई कि बाइक चलने लायक तक नहीं रह गई। हाथी का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ, इसने एक छोटे ट्रक को भी अपना निशाना बनाया। दोनों ही गाड़ी के मालिक मौके से जान बचाकर भागे। वन विभाग के लोगों को खबर लगी तो उन्होंने मोर्चा संभाला, लेकिन हाथी का गुस्सा आसानी से शांत नहीं हुआ।